लास्ट क्लास उसमें हम लोग ये रिलेशन कंप्लीट कर चुके थे कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो में क्या रिलेशन होता है। तो 3 रिलेशन ने किए थे और उस पर बेस्ड कुछ हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि अगर किसी आप वायर को, सपोज ये मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, अभी L0 दिया है। अगर इस वायर को आप स्ट्रेच करते हो, फोर्स लगा के आप इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हो, तो ये अपनी आपको इलोंगेट कर लेता है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए इसकी लेंथ में जो इंक्रीज हुआ है वो है x। कब? जब आपने फोर्स F लगाया इसको डाउन डायरेक्शन। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा किसी वायर को स्ट्रेच करने में, एक तो हमें ये निकालना है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है कि स्ट्रेच्ड वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। सो वर्क डन in stretching a wire। तो सपोज इस वायर की मैं अगर बात करता हूं तो हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो यहां से हम फोर्स निकाल लेंगे, कितना फोर्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। क्लियर? और कल की क्लास में पढ़ा था वाई यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को यहां पे मैं लिख सकता हूं y इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया। ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स। क्लियर? वैल्यू पुट करते हैं, सो इंप्लाइज दैट F इज इक्वल्स टू y, स्ट्रेन इज हाउ मच, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। क्लियर? तो इतना फोर्स हम इस वायर पे लगा रहे हैं। अब इसमें जब स्ट्रेचिंग होगी तो जैसे जैसे वायर इलोंगेट होता जाएगा इसके लिए एक्स बदलता चला जाएगा, और क्योंकि एक्स बदलेगा तो ये फोर्स बदलेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, ये फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स है और ये फोर्स हर इंस्टेंट में बदलेगी। और अगर ये फोर्स हर इंस्टेंट में बदलेगी तो वायर को अपनी नेचुरल पोजीशन से एक्स लेंथ तक इंक्रीज करने में इसकी फोर्स हर इंस्टेंट पर अगर बदली है तो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू चूज अ स्मॉल एलिमेंट dx। सो फॉर स्मॉल चेंज dx, वर्क डन कितना हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू f dx। अब क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया इलोंगेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो f dx cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए मैंने इसको f dx लिख दिया। और अगर हमारे पास 0 से x तक कैलकुलेट करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो वर्क डन फ्रॉम 0 टू x इट इज f dx। क्लियर? अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी, f की, और इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा ये? सो w वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 टू x y a अपॉन L नॉट x dx। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट, a कांस्टेंट, L नॉट कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू x। So this is ya upon L naught x square by 2 minus 0. So this comes to be
1/2 YA x square upon L naught. This is the work done in stretching a wire up to a length of x. Clear? अब जब हमने ये निकाल लिया तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई हमारे पास कि यही वर्क डन इस वायर में एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसको वायर की पोटेंशियल एनर्जी कॉल करेंगे. दिस वर्क इज स्टोर एज potential energy. So therefore, potential energy of a stretched wire is equals to work done in stretching a wire and is equals to half YAX square upon L. अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, वो चेंजेस आपको पता चलेंगे कि उससे क्या होगा. देखो y को मैं एज इट इज लिखता हूं, अब एरिया को भी मैं एज इट इज रखता हूं. अब मैं एक काम करता हूं, इसको x अपॉन एल नॉट रखता हूं, और अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो मुझे एल नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी हाफ ऑफ y ए एल नॉट को एक साथ लिया और ये x अपॉन एल नॉट के होल स्क्वायर कैसे. अब देखो इससे क्या मतलब निकला, ये हो जाएगा हाफ ऑफ y इज यंग्स मॉडुलस area into length, that is the volume of wire, into x upon L naught is strain to the whole square. क्लियर? अब अगर इस वॉल्यूम को मैं नीचे लेकर जाता हूं तो ये हो जाएगा यू वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको क्या कहा था हमने, एनर्जी डेंसिटी. पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी it is denoted by small u is equals to potential energy per unit volume, and the potential energy is how much, half of, and this comes to be half of y into strain to the whole square. अब इसी को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूं. y स्ट्रेन को मैं भी दिखा देता हूं. स्ट्रेन को हम लिखेंगे y is equals to stress upon strain. Strain is stress upon y. ये हो जाएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस टू द होल स्क्वायर अपॉन 5. तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, ये बहुत जगह यूज होगा. ठीक है, यहां से हम लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन मिल गया, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी स्ट्रेस्ड वायर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं. उस क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं. आपके पास एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और इसका यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वो कह रहा है कि किसी स्टील वायर की लेंथ को आप 0.5% इंक्रीज करना चाहते हैं. एक स्टील वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है, और उसका यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. तो बताइए
कि इस स्टील वायर की लेंथ को 0.5% इंक्रीज करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। ये जो आपको दिया है 0.5% इंक्रीज, ये बेसिकली आपको क्या दे दिया, ये आपको उसका स्ट्रेन बता दिया उन्होंने। देखो 0.5% इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, ये आपको दिया है उन्होंने x/L0 इंटू 100। ये परसेंटेज की वैल्यू दिया है ना इसने, 0.5 दिया है, तो यहां से आपको x/100 की वैल्यू निकल गई, तो स्ट्रेन आ गया हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻², या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ आ गया। अब एक बात बताओ, मैंने अभी आपको रिलेशन लिखाया, F इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू x/L0। अभी करा था हमने कि जो फोर्स लगती है, आपको y दिया है कितना है 2 इंटू 10⁻11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 10⁻⁻6, और x/L0 निकाला है आपने 5 इंटू 10⁻³ तो आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। 5 2 जा 10 इंटू 10⁻11 -6 -3, so this is 10 into 10⁻², so आपका आंसर आया 10⁻³ न्यूटन। आपको 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा उस वायर को स्ट्रेच करने के लिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए आपने, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, किस किस के बीच में, किसी वायर में जो चेंज होता है उसके बीच में, लेंथ में जो चेंज हुआ, और उस वायर में जो लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है हैंगिंग वायर में, ये है वो वायर, इस पे जो लोड लगाया हुआ है हमने W, और इसकी जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है डेल्टा L, उसके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इस वायर की जो लेंथ है L0 दिया हुआ है 1 मीटर, क्लियर, और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिया है आपको 1 mm²। तो वो पूछ रहा है कि अगर W जो न्यूटन में है उसके और डेल्टा L के बीच में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, इनकी वैल्यू बता देता हूं क्या आ रही है। ये आ रहा है 1/20, और ये है हमारे 5/100, ये है 80, 60, 40, 2, 3, 4, 5, ये 0। क्लियर। तो आपको बताना है कि इस वायर के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करेंगे इसको, आपको ग्राफ दिया है, L0 दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया, आपको डेल्टा L की वैल्यू W के साथ दे दी। अब आपको बताना है कि इसके लिए W कितना होगा। कैसे करेंगे, हमें यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है, और यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। Y इज इक्वल टू स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हो जाएगा हमारे पास डेल्टा L अपॉन L0। जो फोर्स है वो फोर्स किसके इक्वल है, जो लोड आपने अप्लाई किया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं W अपॉन A, और ये L0 ऊपर चला जाएगा, L0 अपॉन डेल्टा L। अब
दो चीजें हैं, किसी भी इंस्टेंट पर आप डब्ल्यू और डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लो, या फिर अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करता हूं तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एल। और स्लोप निकालना मेरे लिए बहुत इजी है, किसी भी दो पॉइंट को एज्यूम कर लो, इनको लो या टॉप मोस्ट और लास्ट को लो, किसी को भी ले लो। तो अगर मैं इसको लेता हूं 40 माइनस 20 डब्ल्यू, तो उसके रेस्पेक्ट में डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 2 - 1। लेकिन ये किस में आ जाएगा, एमएम में आ जाएगा, इंटू 10⁻³ 40 माइनस 20 अपॉन 1 इंटू 10⁻³ वो ऊपर जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ यानी 2 इंटू 10⁻⁴ हो गया हमारे पास, 2 इंटू 10⁻⁴। ये हमारे पास का स्लोप आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एल इंटू एल नॉट अपॉन ए, और ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁴। एल नॉट की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10⁻1 mm² 10⁻³ टू द होल स्क्वायर, -6 हो गया, ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10⁻10, और यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर दिस कर्व। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक स्फीयर है, जब आप इसको, एक सी है, उस सी के बॉटम पर लेकर जाते हैं, यहां तक सी में वाटर है, जब आप इसको 1 किलोमीटर की डेप्थ पर लेकर जाते हैं, तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कंप्रेस होता है। कितना कॉन्ट्रैक्शन बोला उसने, 0.01%। तो ये बेसिकली क्या दिया उसने, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100, यही वैल्यू तो दी है उसने। और कितने डेप्थ पे, 1 किलोमीटर की डेप्थ पे। तो कह रहा है कि बताइए कि इस स्फीयर के मटेरियल का बल्क मॉडुलस कितना होगा। अगर आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जी की वैल्यू आपको दिया है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको डेप्थ कितना दिया है, एच, डेप्थ कितना दिया है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मैं 10⁻³ मीटर लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मैं काम करता हूँ, इसको सेंटीमीटर में ले लेता हूँ, 10⁵ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कंप्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा, और वो प्रेशर कितना होगा, चेंज इन प्रेशर। क्योंकि यहां पर हमारे पास प्रेशर कुछ और होगा, जो कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब वो इतनी डेप्थ पे चला जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो हमारे पास इसकी वजह से H ρg प्रेशर क्रिएट हुआ, वो भी आ जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर बेसिकली कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा H ρg। सो प्रेशर, मैं इसको चेंज डेल्टा P दैट इज इक्वल्स टू H ρg। H कितना है हमारे पास, 10⁵, रो कितना दिया है 1, और जी की वैल्यू कितना दिया है 980। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको भी यही रहने देते हैं, और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, बल्क मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना है। सो देयरफॉर बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल्स टू,
क्या होता है फॉर्मूला? चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। आपको बोला था माइनस साइन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि माइनस साइन ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है कि उसमें कंप्रेशन होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ इसका मॉड ले रहा हूँ। तो डेल्टा पी इज हाउ मच? 10⁵ इंटू 980, और डेल्टा वी कितना? डेल्टा वी अपॉन वी है 0.01। क्लियर? परसेंट है तो 100 उधर चला जाएगा, तो अपॉन 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 980 इंटू 10⁻7 अपॉन 0.01। ये हटेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 9.8 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। दो वायर है, सेम मटेरियल से बने हैं। जो फर्स्ट वायर की लेंथ है that is the half of the length of second wire. Clear? And the diameter of first wire is twice the diameter of second wire. ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है। तो कह रहा है कि अगर दोनों वायर पर सेम लोड अप्लाई किया, सेम मटेरियल के हैं, सेम लोड अप्लाई किया, तो बताइए कि उनकी लेंथ में जो इंक्रीज होगा उसका रेशो कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे। आपने सेम लोड अप्लाई किया, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू हमारे पास सेम है, सेम मटेरियल के हैं, तो इसका मतलब दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम है। आपको निकालना है x1 और x2 में रिलेशन। तो एक बात देखिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया मींस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज x अपॉन l। जनरल एक्सप्रेशन ये बना। आपको हमें x निकालना है, सो x इज हाउ मच? x इज f इंटू एल अपॉन y इंटू ए। और यहाँ पे एरिया तो दिया नहीं है, हमें डायमीटर दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। सो दिस y इज इक्वल, सॉरी, this x is equals to f l upon y into area is pi r square, r is d, pi d square by 4। तो ये हो जाएगा 4f l upon pi y d square। अब जो आपको पता है y और f दोनों कांस्टेंट हैं और 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो यहां से अंडरस्टूड हो गया ये हमें, दिस x इज प्रोपोर्शनल टू l अपॉन d स्क्वायर। सो आपको निकालना है x1 अपॉन x2, सो दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन d1 स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर अपॉन L2। ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू d2 अपॉन d1 टू द होल स्क्वायर। तो L1 अपॉन L2 अगर यहाँ पे निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 1/2, और d2 अपॉन d1 भी निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है 1/2 टू द होल स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन बन के आ गया 1/8। सो देयरफॉर दिस x1 रेशियो x2 इज 1/8। दिस इज योर आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली एग्जाम में आता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलास्टिसिटी। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके पास तीन अलग अलग मटेरियल हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी है। अगर यंग्स मॉडुलस की बात करनी है, इसका मतलब हमें एलोंगेशन की बात करनी है। तो आप सॉलिड्स के अंदर एलोंगेशन कर सकते हैं, यस। लिक्विड्स के अंदर एलोंगेशन कर सकते हैं, यस। लेकिन क्या आप गैसेस के अंदर एलोंगेशन कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे सामने एक डाउट है कि आप इनको कैसे
इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड और गैसेस है उन दोनों को इलोंगेट कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे हम शेयर प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर शेयरिंग देनी है तो क्या लिक्विड के अंदर शेयरिंग दे सकते हैं? लिक्विड की ऊपर वाली वाटर की ऊपर वाली सरफेस को शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गैसेस को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं उनके लिए यंग्स मॉडुलस एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनकी वैल्यू 0 होती है। तो पहली चीज तो हमारे पास क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस y एंड ईटा आर 0। अगर y एंड ईटा हमारे पास 0 है, क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको एलोंगेट नहीं कर सकते और इनकी शेप में भी चेंज नहीं कर सकते। ये वो हमारे पास मटेरियल है जो अपनी वही शेप गेन करते हैं जिस कंटेनर में इनको डाला जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आता है हमारे पास बल्क मॉडुलस। सो जो बल्क मॉडुलस है ये हमारे पास तीनों के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड्स के लिए भी, लिक्विड्स के लिए भी और गैसेस के लिए भी। यही इकलौता ऐसी चीज है जो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज वैलिड फॉर सॉलिड्स ओनली। अब जो बल्क मॉडुलस है इसकी वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगी? जिसमें कंप्रेशन सबसे कम होगा। आपने एक फोर्स लगाई, जनरली देखो ये हमारा एक मिथ होता है कि क्योंकि रबड़ को आप बहुत ज्यादा खींच सकते हो, उसकी लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो, तो रबर सबसे ज्यादा इलास्टिक होगी। जबकि एक्चुअली में इसका उल्टा होता है, जिसमें डिफॉर्मेशन सबसे कम होगा वो उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होती है। तो सबसे कम डिफॉर्मेशन किस में होगा? अगर मैं तीनों में सेम फोर्स लगाऊं तो सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन सबसे कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा होगा, गैसेज में उससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सॉलिड्स है हमारे पास, वो सॉलिड्स हमारे पास उनके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यानी अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द लिक्विड्स एंड द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड्स इज आल्सो ग्रेटर देन द गैसेस। सो सॉलिड्स के लिए बी की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और गैसेस के लिए बी की वैल्यू मिनिमम हो गई। ठीक है। तीसरी, अगर हमारे पास कोई आइडल लिक्विड है, आइडल लिक्विड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड, और जो स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास होता है एक आइडल सॉलिड, एक ऐसे रिजिड बॉडी जो आइडल स्टेट में, आइडल स्टेट में होने का मतलब क्या है? उनके इंटर एटॉमिक सेपरेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो अगर वो परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो आप उसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते। तो अगर कंप्रेस नहीं कर सकते तो उसके लिए y की वैल्यू, जो हमारे पास उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी हुई, ठीक है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी कितनी हुई? 0 हुई। और क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो उसके लिए b की वैल्यू भी इंफिनिटी होगी, उसके लिए y की वैल्यू भी इंफिनिटी होगी, और इसके लिए ईटा की वैल्यू भी इंफिनिटी होगी। यू हैव टू अप्लाई इनफाइनाइट फोर्स इन ऑर्डर टू कंप्रेस दीज बॉडीज। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये है आइडल रिजिड बॉडी। अगर हमारे पास कोई आइडल रिजिड बॉडी है तो उसके लिए ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जो हमारे पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम पढ़ चुके हैं, अगर ये इसका कर्व है और मैं यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, तो जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? स्ट्रेन। और हाइट कितना है? स्ट्रेस। सो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास? यू होता है, एनर्जी डेंसिटी। और ये क्या है इसका? एरिया ऑफ
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये बताता है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको एनर्जी एरिया निकालिए, एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आराम से एनर्जी आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप होता है वो आपको देगा यंग्स मॉडुलस। ये तो कुछ मैंने बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको करा दिए। अब बात आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इलास्टिसिटी पे। तो बताओ कि टेम्परेचर से क्या हो सकता है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होगा, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास उसका यंग्स मॉडुलस है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिक प्रॉपर्टीज रिड्यूस होती हैं, यानी जो इलास्टिक कांस्टेंट हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, ये वैल्यूज डिक्रीज होती है। या मैं कह सकता हूं कि प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। लेकिन कुछ हमारे पास एलॉय होते हैं, जैसे स्टील का एक अलॉय होता है जिसका नाम है इनवार। ये एक स्टील का टाइप है। इनवार स्टील की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर में वेरिएशन होता है तो इसके जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उसमें चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो इनवार स्टील बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए स्पेसिफिक स्पेस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो क्योंकि वहां पर हमारे पास टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है जब हम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, तो इसलिए वो जो मटेरियल बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी जो बॉडी वगैरह बनाने के लिए हम इनवार मटेरियल को प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो जो इनवार इज बेसिकली स्पेस ग्रेड मटेरियल। क्लियर हुआ? अगर मैं इम्प्यूरिटी को ऐड कर देता हूं किसी मटेरियल में तो क्या होगा, जब हम इम्प्यूरिटी को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू इंक्रीज्ड फैक्टर में मिलेगी। तो इम्प्यूरिटी एडिड मीन्स इलास्टिक कांस्टेंट्स इंक्रीज्ड, वाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आया है भैया? यस सर। ठीक है, अब इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि इनका यूज बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, किस पर्पज में हम इनको यूज करते हैं। देखिए, जो आपने देखा होगा कि अगर आप सैंड का कोई, आप किसी जगह पे सैंड को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं तो वो सैंड जो है वो पिरामिड स्ट्रक्चर लेके आता है। ऐसा क्यों लेके आता है?
बिकॉज द मटेरियल हैज सम प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी वजह से जो सैंड होता है वो, या कोई भी मिट्टी का ढेर जो बनता है, वो हमारे पास पिरामिड स्ट्रक्चर लेके आता है। आपने माउंटेन्स देखे होंगे, वो भी पिरामिड टाइप की फॉर्मेशन लेके आते हैं, वो इसलिए लेके आते हैं। और ये इलास्टिसिटी ही है जिसकी हेल्प से मैं प्रूव कर सकता हूं कि अर्थ पर अगर कोई भी माउंटेन होगा, उसकी हाइट 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे पास मटेरियल यूज्ड होता है माउंटेन्स वगैरह बनाने में, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर उनकी इलास्टिक कांस्टेंट के हेल्प से मैं इनकी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करता हूं, तो जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो 10 किलोमीटर ही आएगी। और माउंट एवरेस्ट की हाइट आप जानते ही हो कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर मून या किसी और प्लेनेट की बात करूंगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्थ के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा एक केस मैं आपको कराता हूं क्रेन का। क्रेन किस पर्पज में यूज होते हैं? क्रेन का जो पर्पज होता है वो होता है कि जो हमारे पास हैवी मटेरियल्स होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, कार हो गई, इनको लिफ्ट करने में यूज करते हैं। तो लिफ्ट करने के लिए हमारे पास यूज होती है रोप। तो रोप हमें एक ऐसे मटेरियल की बनानी पड़ेगी जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी हो कि जब वो लोड को उठाने की कोशिश करे, तो उस टाइम हमारी जो रोप है वो ना ब्रेक हो। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रोप का जो मटेरियल है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है, वो या तो हमारे पास जो लोड है उसके इक्वल हो जाए, तो उस लोड के इक्वल हो, या उससे ज्यादा हो, तभी हमारे पास ये रोप अनब्रेकेबल रहेगी। टेंसाइल स्ट्रेस मैंने आपको बताया था ना। तो अब जो लोड है, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका क्रॉस सेक्शन है वो कैसा लेना पड़ेगा? सो क्रॉस सेक्शन ऑफ रोप एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लूं कि हमारे पास वो ब्रेक ना हो? कैसे करेंगे बताओ? देखो, जो ये हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है, कोई भी स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एफ अपॉन एस वाई। और एफ कितना हो जाएगा? उसका जो आपने वेट उस पर हैंग किया। यानी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इसके, तभी हमारे पास जो हमारे रोप है वो ब्रेक नहीं होगी। क्लियर? अब प्रॉब्लम ये है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं कि सपोज आपके पास 1000 kg का एक ऑब्जेक्ट है, जिसका एम आपने 1000 kg दिया है। जी की वैल्यू आपको पता होती है कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर उसके लिए एस वाई की वैल्यू अगर मैं लेके चलता हूं, किसके लिए? स्टील के लिए ले लेते हैं। सपोज इट इज 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जनरली लेके चल रहा हूं। तो जो हमारे पास क्रेन होगी, उसकी रोप का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए? तो यहां से निकाल लेंगे। दिस ए मिनिमम शुड बी mg अपॉन एस वाई। एम की वैल्यू 10⁻3, जी की वैल्यू 9.8, और एस वाई इज 10⁸ सो दिस कम्स टू बी 9.8 इंटू 10⁻3 हो गया, -8 हो गया, इट इज -6 आई थिंक, -5। 9.8 इंटू 10⁻⁻5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻4 मीटर
स्क्वायर, इतना उसका एरिया होना चाहिए। और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर का एरिया अगर मैं इसको पाई आर स्क्वायर करता हूं, अब देखो ये जो वायर है ये इतना थिक होगा बेटा कि ये अपने आप में एक रॉड की तरह ट्रीट होगा। अब रॉड की तरह अगर ये ट्रीट होगा तो इसको आप लिफ्ट करना, इसको आप कैरी करना आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस एरिया को अचीव करने के लिए हम जो रोप बनाते हैं वो सिंगल मटेरियल की ना बना के उसी मटेरियल के बारीक बारीक वायर यूज करते हैं, उनको आपस में ट्विस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास आप गूथ दिया उनको आपस में ना, ठीक है, तो उनको आपस में ट्विस्ट करके रोप बनाते हैं। उससे क्या होगा, उनके अंदर एक तो सॉफ्टनेस आ जाएगी जिसकी वजह से आप उनको कैरी कर सकते हो, उनके अंदर बैंडिंग नेचर क्रिएट हो जाएगा, वो रॉड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उनको कैरी करना इजी हो जाएगा, बट उनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई रहेगी। तो इस तरीके से हम जो क्रेन वगैरह होंगे उनके रोप का मटेरियल चूज करते हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? तो बेसिकली जो इलास्टिसिटी का जो हमारे पास टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग इंजीनियरिंग के साइड जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मेडिकल वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका बहुत ज्यादा यूज इंजीनियरिंग में होता है। तो ये आपका इलास्टिसिटी का पोर्शन था, और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो इसमें।